हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। वेदांग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। 4 वेदांग के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज 5वें वेदांग के विषय में पढ़ेंगे, जिसका नाम है छंद। छंद क्या होता है, छंद वेदांग की रचना क्यों की गई, यानी कि उसके रचने का उद्देश्य क्या था, छंद को क्या कहा जाता है, छंद कौन कौन से होते हैं, वैदिक छंद कौन से हैं, उनमें कितने वर्ण होते हैं, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। छंद छंद जो होता है, छंद की रचना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है। आप सब जानते हो जो वैदिक मंत्र है वो छंदों में लिखे गए हैं, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर वे है कि वो इतने पद के होंगे और उनको गायन के साथ पढ़ा जाएगा। उनका जो शुद्ध उच्चारण है, जो हम शिक्षा वेदांग में पढ़ के आए थे कि ये इनका शुद्ध उच्चारण सिखाता है, लेकिन छंद में क्या है, शुद्ध उच्चारण तो करना ही है, साथ के साथ उसे गाकर पढ़ना है। किस मंत्र को कैसे पढ़ना है ये हमें छंद से पता चलता है, यानी कि कहाँ पर हमें उसमें रुकना है, कहाँ पर हमें उसे जोर से बोलना है, कहाँ पर उसमें गति करनी है, ये सब हमें छंद से पता चलता है। छंद से हमें पता चलता है कि इतने पदों के बाद, इतने वर्णों के बाद हमें यहाँ पर यति करनी है। यति का अर्थ होता है रुकना, यानी कि कहाँ पर हम रुकेंगे, कहाँ पर अपने स्वरों को हम तेज करेंगे, कहाँ पर हमें क्या करना है, ये सब हमें जानकारी छंदों से मिलती है। कुल मिलाकर के बात ये है कि छंद जो है हमें उच्चारण के साथ साथ उनको गाकर पढ़ने में हेल्प करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये कि यानी कि ये उच्चारण में ही मदद करते हैं। अब उच्चारण तो हम कर लेंगे, मान लिया कि हम उसका शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो मंत्र है उन्हें हमें गा कर पढ़ना है। अब जब गा कर पढ़ेंगे तो कहीं पर हमें धीमे स्वर करने हैं, कहीं पर हमें तेज स्वर करने हैं और कहीं पर हमें रुकना है, यानी कि विराम लेना है। विराम को छंद की भाषा में यति कहते हैं, यानी कि हमें यति कहाँ पर लेनी है और गति कहाँ पर करनी है, ये सब हमें जानकारी छंद से मिलती है। मंत्रों को पढ़ते समय हमें कहाँ पर यति करनी है, कहाँ पर गति करनी है, इस सब की जानकारी देने के लिए ही छंद वेदांग की रचना हुई है। आपको समझ आया होगा कि छंद वेदांग की रचना क्यों हुई है। वेदों में जो छंदों का प्रयोग हुआ है, अगर हमें उन छंदों के विषय में जानकारी नहीं है, फिर हम उन मंत्रों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाएंगे और मंत्रों का उच्चारण अच्छे से नहीं होगा, यानी कि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, तो फिर जिस पर्पज से हम, जिस उद्देश्य से हम उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए छंद वेदांग की रचना हुई थी। पादौ तु वेदस्य, यानी कि छंद को वेदों का पैर कहा गया है। क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। निरुक्त को कान कहा गया था, छंद को पैर कहा गया है। पादौ यानी कि पैर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। छंद के ज्ञान बिना वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। वेदों के शुद्ध उच्चारण व भाव बोध के लिए छंदों का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि हमें छंद वेदांग क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है छंदासी छादनाद, यानी कि छंद क्या होता है, छंद को छंद क्यों कहा गया है। छंदासी छादनाद, इसका अर्थ है कि जो छंद है ये वेदों को आच्छादित कर लेते हैं, यानी कि उनको ढक लेते हैं, इसलिए इसे छंद कहा गया है। ये जो है अलग अलग विद्वान ने छंद की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है। कोई इसे इसलिए छंद कहता है क्योंकि ये वेदों को ढक लेते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो छंद है ये छद धातु से बना है और छद का अर्थ होता है पूजा करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, यानी कि इससे देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, छंद है। आपको समझ आया होगा कि छंद के विषय में अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। छंद को क्यों छंद कहा गया है। छंदों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। लौकिक संस्कृत में पद्य को ही छंद कहा गया है। आप सब जानते हो एक पद्य होता है और एक गद्य होता है। जो गद्य है ये जो है सीधा सीधा पढ़ा जाता है और जो पद्य होता है ये गा कर पढ़ा जाता है। जैसे ये जो गद्य है इसे आप लेसन समझ लीजिए और जो पद्य है इसे पोइम समझ लीजिए। जैसे पोइम को गा कर पढ़ते हैं और गद्य को यानी कि लेसन को ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ये वही बताया गया है। वैदिक संस्कृत में पद्य और गद्य दोनों को ही गाकर पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में जब लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत में पद्य को गाकर पढ़ा जाता था, इसलिए पद्य को छंद कहा गया। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ये बस आइडिया रखना है कि लौकिक संस्कृत में पद्य को छंद कहा गया। वैदिक संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों ही गाकर पढ़े जाते थे, तो दोनों में ही छंद का प्रयोग होता था, दोनों ही छंद से युक्त होते थे। ये आपको जस्ट आइडिया रखना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है छंद वेदांग। जो है छंद वेदांग के विषय में आपको बहुत कम पॉइंट याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ दिए गए हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छंद में एक या अधिक अक्षर कम होने पर छंद परिवर्तित नहीं होता।
छंद में एक या अधिक अक्षर कम होने पर छंद परिवर्तन नहीं होता। ये यहाँ पर कहा गया है, मान लो हमारे पास कोई छंद है और उसमें हमने रचना की है। जैसे गायत्री छंद है, गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। अगर 24 की बजाय हमने किसी भी मंत्र में 23 अक्षर लिए हैं, इसका अर्थ है ये नहीं होगा कि गायत्री छंद उसमें नहीं रहा। ये यहाँ पर कहना चाहता है कि भले ही उसमें 23 अक्षर हैं, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि इसमें गायत्री छंद नहीं है। यहाँ पर 23 अक्षर होने के बाद भी गायत्री छंद ही रहेगा, लेकिन हम उसके नाम में चेंज कर देंगे। अगर एक अक्षर की कमी है तो उसे निचरित गायत्री कहेंगे। यहाँ पर क्या था, गायत्री छंद था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निचरित गायत्री छंद कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निचरित गायत्री कब होगा, जब एक अक्षर की कमी होगी, दो अक्षर की कमी होगी। आपको ध्यान रखना है, जब एक अक्षर की कमी होगी यानी कि एक वर्ण की कमी होगी तो उसे निचरित कहा जाएगा। ये निचरित गायत्री भी हो सकता है, निचरित अनुष्टुप भी हो सकता है, निचरित त्रिष्टुप भी हो सकता है, यानी कि एक अक्षर की कमी होने पर उसे निचरित कहा जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी छंद हो। यहाँ पर आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ पर 24 के बजाय किसी मंत्र में 25 अक्षर हो जाते हैं, फिर भी वो गायत्री रहेगा, लेकिन उसे क्या कहेंगे, 25 अक्षर होने के बाद उसे गायत्री छंद तो कहेंगे, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, भूरिक। यहाँ पर जो 25 वाला होगा उसे क्या कहेंगे, भूरिक गायत्री कहेंगे। 24 वाला गायत्री छंद है, 23 वाला निचरित गायत्री छंद है, 25 वाला भूरिक गायत्री छंद है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक अक्षर कम होगा तो निचरित कहेंगे, एक अक्षर ज़्यादा होगा तो भूरिक कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे फिर वो निचरित गायत्री हो, चाहे वो निचरित अनुष्टुप हो, चाहे वो निचरित त्रिष्टुप हो। ऐसे ही भूरिक गायत्री भी हो सकता है, भूरिक अनुष्टुप भी हो सकता है और भूरिक त्रिष्टुप भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। अभी जो हमने पढ़ा वो एक अक्षर कम करने वाला था। अगर दो अक्षर कम हो तो क्या होगा, अगर दो अक्षर कम है फिर हम उसे कहेंगे विराट गायत्री। क्या कहेंगे, विराट गायत्री छंद। अगर दो अक्षर ज़्यादा हो फिर हम क्या कहेंगे, सवराट गायत्री। ये आपको ध्यान रखना है। दो अक्षर कम होने पर विराट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा कम ज़्यादा वाले नहीं पूछे जाएंगे कि 3 वाले को क्या करते हैं, 4 वाले को नहीं। बस आपको एक अक्षर कम ज़्यादा, दो अक्षर कम दो अक्षर ज़्यादा, इन्हें याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है। पहला निचरित था, दूसरा भूरिक, फिर विराट और फिर सवराट। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य पिंगल कृत छंद शास्त्र छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। यानी कि जो छंद वेदांग है इसकी विषय वस्तु कहाँ से ली गई है, आचार्य पिंगल है। यानी कि पिंगल जो आचार्य हैं उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था छंद शास्त्र। इस छंद शास्त्र से ही ये छंद वेदांग की विषय वस्तु ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, छंद शास्त्र किसकी रचना है, आचार्य पिंगल की। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे निरुक्त किसकी थी, यास्क की। ये आपको ध्यान रखने हैं। जो ये छंद शास्त्र है, इस छंद शास्त्र में 8 अध्याय हैं। उसके बाद जो दिया गया है, जो छंद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो छंद है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अक्षर गणनानुसार और दूसरा पद अक्षर गणनानुसार। यानी कि कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें अक्षरों की यानी कि वर्णों की गणना की जाती है कि इसमें कितने वर्ण होंगे। जैसे गायत्री मंत्र में क्या 24 अक्षर होते हैं और 3 चरण होते हैं। और ये जो 3 चरण होते हैं, ये 3 चरण जो होते हैं 8-8 के होते हैं। यानी कि पहले चरण में भी 8 अक्षर होंगे, दूसरे चरण में भी 8 अक्षर होंगे और तीसरे चरण में भी 8 अक्षर होंगे। तो यहाँ पर अक्षरों की गणना की गई है। पद अक्षर गणनानुसार, ये जो पद अक्षर गणनानुसार क्या है, इसमें पदों में अक्षरों की गणना होगी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये पद अक्षर वाले इतने नहीं पूछे जाते जितने पूछे जाते हैं अक्षर वाले, कि यानी कि किस में कितने अक्षर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप होते हैं छंद के। जैसे कुछ होते हैं मात्राओं के आधार पर और कुछ होते हैं वर्णों के अनुसार। वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, इनको कैसे काउंट करते हैं, ये जब हम छंद का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से छंद है और एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन छंदों के लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, कैसे हम बता सकते हैं कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, ये सब हम डिटेल से छंद के विषय में जब पूरा छंद का टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी सिर्फ हम छंद वेदांग में जो क्वेश्चन बनते हैं वही पढ़ेंगे, उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि अक्षर गणना अनुसार कैसे हम अक्षर गणना करेंगे, कैसे पद अक्षर गणना करेंगे, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। ये जो स्लाइड है ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है।
कैसे भी करके ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ये क्या कहा गया है, जो गायत्री छंद है, गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं, गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद उष्णिक छंद आता है, उष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेदों में प्रयोग हुआ है वो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद जो है इसमें 32 अक्षर होते हैं, इनके 32 वर्ण होते हैं। उसके बाद आता है बृहति, बृहति में 36 होते हैं, पंक्ति में 40 होते हैं, त्रिष्टुप में 44 होते हैं। त्रिष्टुप भी वेदों का इम्पोर्टेंट छंद है, इसे ध्यान रखना। जगती, जगती में 48 होते हैं, अति जगती में 52 होते हैं, सकवरी में 56 होते हैं, अति सकवरी में 60 होते हैं, अष्टी में 64 होते हैं, अति अष्टी में 68 होते हैं, धृति में 72 यानी कि 72 होते हैं, अति धृति में में 76 होते हैं यानी कि 76, कृति, कृति में 80 होते हैं, प्रकृति में 84 होते हैं, आकृति में 88 होते हैं, विकृति में 92 होते हैं, संस्कृति में 96 होते हैं, अभिकृति में 100 होते हैं, उत्कृति में 104 होते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो वैदिक मंत्र थे उनमें जिन छंदों का प्रयोग होता था एक वर्ण से लेके 104 तक हो सकते थे। अब कहोगे एक अक्षर, हाँ, एक अक्षर से लेके 104 अक्षरों तक हो सकते थे। यहाँ पर हमने जो पढ़े वो इम्पोर्टेंट थे। आपको पता चल गया होगा किसमें 24 होंगे और किसमें 104 होंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, इनको सीरीज में लगाना है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, इनको मैचिंग करनी है। इन्हें सीरीज में लगाना पूछ लेंगे कि पहले कौन सा आएगा, गायत्री आएगा, उष्णिक आएगा, अनुष्टुप आएगा, लेकिन इसके रेयर चांस है क्योंकि इतने सारे याद नहीं रहते। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये होगा, मैचिंग पूछ लेंगे। जैसे ये दिए हैं और ये वाले उल्टे पुल्टे कर दिए और इनकी मैचिंग करनी पूछ लेंगे। या फिर क्या करेंगे, पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, गायत्री में कितने वर्ण होते हैं, अनुष्टुप में कितने वर्ण होते हैं, त्रिष्टुप में कितने वर्ण होते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिष्टुप का पूछा जाता है कि त्रिष्टुप में कितने वर्ण है, क्योंकि त्रिष्टुप जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला छंद है। वेदों में इसका काफ़ी प्रयोग हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है जो त्रिष्टुप है इसमें 44 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप में 44 वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाओगे। और ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। छंद वेदांग इतना ही है, छंद वेदांग कंप्लीट हो गया। छंद वेदांग के विषय में इतना ही पढ़ना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि छंद वेदांग में हमने क्या क्या पढ़ा। छंद वेदांग का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें छंद वेदांग को पढ़ना चाहिए, क्यों छंद वेदांग की रचना हुई, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कि छंद को वेदों का पैर कहा जाता है। छंद जो है ये वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण में हेल्प करते हैं। छंदों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। लौकिक संस्कृत में पदों को ही छंद कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों को छंद कहा जाता है, यानी कि गद्य और पद्य में जो मंत्र लिखे गए हैं वो सभी के सभी जो हैं वो छंद से युक्त थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो छंद शास्त्र है आचार्य पिंगल कृत, उसी से छंद वेदांग की विषय वस्तु ली गई है। यानी कि आपको याद रखना है जो छंद शास्त्र है उसकी रचना आचार्य पिंगल ने की थी। इसमें 8 अध्याय हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है, उष्णिक में कितने हैं, अनुष्टुप में कितने हैं, त्रिष्टुप में कितने हैं, ये सब आप याद कर लेना। और छंद के विषय में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपको छंद वेदांग के विषय में कुछ नहीं पढ़ना। ज्योतिष वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। हम पहले 5 वेदांग के विषय में पढ़ चुके हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इन वेदांग के विषय में हमने डिटेल से पढ़ लिया। ज्योतिष जो है आपको पता भी होगा, ज्योतिष जो है वो हमें समय के विषय में बताता है कि कहाँ पर कौन सा कार्य कब करना चाहिए, यानी कि किस समय पर कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब हम वेदों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वेदों पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था, यज्ञ करना, यानी कि किस देवता की स्तुति यज्ञ के द्वारा कब करनी है। और इसके लिए क्या होगा, एक यज्ञ के लिए जब भी हमें यज्ञ करना होगा तो हमारे पास एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए कि कौन सा यज्ञ हमें किस समय करना है, यानी कि एक मुहूर्त निकलेगा और मुहूर्त के अनुसार हम उस यज्ञ को संपन्न करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसका जब मन किया वो यज्ञ कर लिया। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा यज्ञ किस समय पर करना चाहिए और किस व्यक्ति के द्वारा करना चाहिए। इस वेदांग का उद्देश्य ही यज्ञों के समय के विषय में बताना था कि कौन से समय पर कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सी ऋतु में किया जाना चाहिए। आपको समझ आया होगा कि ज्योतिष वेदांग का क्या उद्देश्य है, यानी कि यज्ञों के समय के विषय में बताना। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिषामयनम चक्षु, ये ज्योतिषामयनम चक्षु, यहाँ पर चक्षु यानी कि नेत्र, ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्र कहा गया है। ये आपको याद रखना है, ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र कहा गया है।
वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के संपादन के लिए है। यज्ञ के विधान में विशिष्ट समय का ज्ञान अपेक्षित है। यानी कि वेदों में यज्ञों के संपादन के विषय में वर्णन किया गया है और यज्ञ के विधान के लिए यानी कि यज्ञ की जो विधि है उसके लिए विशिष्ट समय का होना अपेक्षित है, यानी कि उसकी अपेक्षा की गई है। यज्ञों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है यज्ञ के विधि विधान में विशिष्ट समय की जानकारी होना वो उचित माना गया है। क्षत्रिय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मणों को वसंत ऋतु में यज्ञ करना चाहिए। यानी कि जो ब्राह्मण है, आप जानते हो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को वसंत ऋतु में यज्ञ करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में यज्ञ करना चाहिए, वैश्य को शरद ऋतु में यज्ञ करना चाहिए। यहाँ पर शूद्र के विषय में नहीं बताया गया कि शूद्र को कब यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि शूद्र को आप जानते हो उस टाइम पे शूद्र की सिचुएशन कैसी थी, उसको इम्पोर्टेंट माना ही नहीं जाता था। जो भी तीनों वर्ग थे इम्पोर्टेंट थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यहाँ पर उन्हीं का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण को वसंत में करना चाहिए, क्षत्रिय को ग्रीष्म में करना चाहिए, वैश्य को शरद में करना चाहिए। ये आपको इतने ध्यान से नहीं पढ़ने हैं, बस एक आइडिया रखना कि किसको कब करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, बाई चांस की बात है। इसलिए बस इसका आइडिया रखना है, रटने की जरूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वेद पुरुष का चक्षु किसे कहा जाता है, ज्योतिष वेदांग को कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये बताता है कि जो ये ज्योतिष वेदांग है ये भारतीय ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ज्योतिष विद्या के विषय में जो जानकारी मिलती है वो सबसे पहले वेदांग ज्योतिष से ही मिलती है। जैसे हमने देखा कि व्याकरण की विषय वस्तु कहीं से ली गई है, छंद की विषय वस्तु कहीं से ली गई है, वैसे ही ज्योतिष वेदांग की विषय वस्तु भी कहीं से ली गई होगी। जो ये वेदांग ज्योतिष है, वेदांग ज्योतिष जो है ये लग्ध ऋषि के द्वारा लिखा गया। आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ज्योतिष वेदांग है उसकी रचना किसने की थी, लग्ध ऋषि ने। आचार्य पिंगल जो थे उन्होंने छंद शास्त्र की थी और जो लग्ध ऋषि है इन्होंने ज्योतिष वेदांग की थी। इन दोनों में पजल होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पिंगल जो थे वो छंद शास्त्र से संबंधित थे और जो लग्ध थे वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। ज्योतिष वेदांग कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ज्योतिष वेदांग की रचना क्यों हुई थी, यज्ञों के समय के विषय में बताने के लिए कि कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष का चक्षु कहा जाता है। ज्योतिष जो है इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, लग्ध ऋषि ने की थी। इसके ऊपर 2 टीकाएं लिखी गई हैं, एक शंकर बालकृष्ण द्वारा और दूसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। शंकर बालकृष्ण ने ऋग्वेद के ऊपर लिखी है भारतीय ज्योतिष, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है वेदांग ज्योतिष, जो यजुर्वेद के ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है, जिसका नाम है याजुष ज्योतिष। आचार्य ज्योतिष ऋग्वेद से संबंधित है, याजुष ज्योतिष यजुर्वेद से संबंधित है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। वेदांग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। 6 के 6 वेदांग के विषय में हमने पढ़ लिया है। वेदांग के विषय में जितना मैंने पढ़ाया वो इनफ है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे वो एचटेट हो, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर हो, इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।